वेलकम दोस्तों। तो आप सबका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं हमारे इस YouTube चैनल केमलॉजी क्रैकर्स में। आई होप कि सब एकदम झकास हो गए। चलो तो एक काम करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। लास्ट वीडियो में क्या देखे थे याद करो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे डाइल्यूशन अफेक्ट करता है किसको बोलो सर, कंडक्टेंस को, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, मोलर कंडक्टेंस को और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देख रखी हैं। अब क्या करेंगे सर? अब हम पढ़ेंगे एक नया इक्वेशन, नई चीज, कुछ नया, जिसको हम बोलते हैं डिवेई हकेल एंड ऑनसेगर इक्वेशन। एक्चुअल में ये जो इक्वेशन सामने लिखी हुई है इसका एक डेरिवेशन है। वो डेरिवेशन आपके काम का नहीं है, ठीक है। जेईई नीट के अंदर उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, और वो काफी मतलब हायर स्टडीज में यूज होता है, तो आपको उसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। आप केवल ये फॉर्मूला ध्यान रखें बस। सर इसमें किसको क्या बोलते हैं ये तो बता दो। अरे बस वही करने ही जा रहे हैं। इसमें देखो किसको क्या बोलते हैं, ध्यान समझना। लैम्डा एम सी का मतलब होता है मोलर कंडक्टेंस एट सी, या बोल सकते हो एनी। वो सी कंसंट्रेशन है, किसी भी कंसंट्रेशन पे आपको उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस बताता है कौन? लैम्डा एम सी। तो मोलर कंडक्टेंस एट सी concentration of an इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिख लो, of an इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके सर, ठीक है सर। लैम्डा एम इंफिनिटी क्या बताता है? तो ये है क्या? ये भी मोलर कंडक्टेंस है। मोलर कंडक्टेंस सर वो तो साफ साफ देख के समझ में आ रहा है, लैम्डा एम लिखा है तो मोलर कंडक्टेंस ही होगा। लेकिन कब का है ये? तो सर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये क्या बात हुई सर? ये तो पहली बार सुन रहे हैं, तो डोंट वरी, इसको भी हम खोल देंगे, तुम्हारी आत्मा तक सैचुरेट हो जाएगी। डोंट वरी। सर बी क्या है यहां पे? तो सर बी है यहां पे डिवेई कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बोलो? डिवेई कांस्टेंट। और सी क्या है? सी है वो कंसंट्रेशन जिसपे आप लैम्डा एम फाइंड कर रहे थे। सी कंसंट्रेशन मतलब कि सी आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का क्या है? कंसंट्रेशन है। सर एक चीज समझ में नहीं आई, ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक है, डिवेई कांस्टेंट चलो एक कांस्टेंट वैल्यू है। सर सी हमको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है। सर ये लैम्डा एम इंफिनिटी कुछ हजम नहीं हुआ। अरे तो उसको हमने भी एक्सप्लेन ही कहाँ किया है। आओ देखो, आओ एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है आपके पास, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है। ओके, तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन रहा होगा। कंसंट्रेशन जो है कुछ ना कुछ रहा होगा। कंसंट्रेशन मान लो कुछ भी है, या फिर एज्यूम कर लो कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन सी रहा होगा, और ठीक है सर, कुछ डेटा ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। मान लो लैम्डा एम सी उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में उस बंदे की मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है, जस्ट इमेजिन मान लो 12, ठीक है। यूनिट देख लेंगे, ठीक है। उस समय कंसंट्रेशन आपके सॉल्यूशन का था मान लो 80,
मोलरिटी में लेना है मोलरिटी में ले लो, नॉर्मेलिटी में लेना है नॉर्मेलिटी में ले लो, कुछ भी ले लो सर, यूनिट हम देख लेंगे। ओके ठीक है सर। मोलरिटी है मान लो उस समय उसकी 80 और उस सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस आया 12। अब हमने क्या किया, डाइल्यूशन करना शुरू कर दिया। क्या किया बोलो, यहां से हमने क्या स्टार्ट किया बोलो, डाइल्यूशन स्टार्ट। मान लो इस 80 जो आया तुम्हारा कंसंट्रेशन, उस समय वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम आपके सॉल्यूशन का मान लो कितना है, जस्ट इमेजिन, एक डेटा इमेजिन कर रहे हैं और कुछ नहीं, मान लो था 100 ml। कितना था, 100 ml, जस्ट इमेजिन। ठीक है, अब आपने डाइल्यूशन कर दिया स्टार्ट, डाइल्यूशन बढ़ाना शुरू कर दिए। आप बाहर से और ज्यादा अमाउंट में उस पे सॉल्वेंट मिलाना शुरू कर दिए, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा सर और कप्पा डिक्रीज होगा, ये हमने पहले पढ़ रखा है। लेकिन वॉल्यूम कुछ ज्यादा तेजी से इंक्रीज होता है सर, और इतनी तेजी से इंक्रीज होता है, इतनी तेजी से इंक्रीज होता है कि ओवरऑल देखा जाए तो लैम्डा एम की वैल्यू इंक्रीज होती है। बिल्कुल सर। मान लो वॉल्यूम को कर दिया 200 ml, कर दिया, कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ गिरेगा। ठीक है, हम देख लेंगे जो भी आएगा। कंसंट्रेशन गिरा लो, मान लो 60 हो गया, जस्ट इमेजिन। ठीक है, ये 60 हो गया। इसके बाद ये जो है, ध्यान से देखो, ये इंक्रीज होगा, यस और नो, क्योंकि आपने वॉल्यूम बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ाया तो लैम्डा एम सी की वैल्यू बढ़ेगी, और ये बढ़ करके होगी मान लो 14। आपने डाइल्यूशन और बढ़ाया और इस बार आपने इसको कितना कर दिया, मान लो आपने कर दिया 700 ml। कंसंट्रेशन गिर के मान लो हो गया 40, और ध्यान से देखो ये हो गया आपका इंक्रीज होकर के 20, और आपने डाइल्यूशन बढ़ाया, आपने कर दिया 1500 ml। वॉल्यूम को बढ़ा करके 1500 ml कर दिया, सॉल्वेंट मिलाते चले गए तो कंसंट्रेशन और गिरा, कंसंट्रेशन गिर के मान लो हो गया 5, जस्ट इमेजिन 5, कंसंट्रेशन गिर के कितना पहुंच गया 5, और ये बढ़ करके हो गया कितना, मान लो 30। फिर आपने वॉल्यूम कर दिया 2000 ml, जस्ट इमेजिन 2000 ml करने पे ये कंसंट्रेशन लगभग 0.1 के आसपास मान लो पहुंच गया बस। ठीक है, तो ये वैल्यू लगभग पहुंच गई, मान लो तुम्हारी कितनी, मान लो ये पहुंच गई 45। अब जैसे ही आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो, 2000 100 ml भी कर दो या 2000 0 ऐसे कर दो, अब 1 ml भी आप और बढ़ाओ, 1 ml भी आप और ज्यादा बढ़ा दो, तो कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट ना आए, लगभग ये 0 के आसपास पहुंच चुका है, और ये वैल्यू 45 ही आ गई। मतलब अब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, 2000 शायद 100 कर दो, ये लगभग उतना ही रहेगा, ये लगभग उतना ही रहेगा, और ये वैल्यू 45 ही मिलेगी। मतलब क्या हुआ सर, शुरू में तो वॉल्यूम बढ़ा रहे थे, और जब शुरू में वॉल्यूम को हम इंक्रीज कर रहे थे सर, तो आपका मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा था। मुद्दा यही था कि सर जब हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो उसका मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, भले कप्पा गिर रहा होता है, डजंट मैटर। लेकिन इसका मतलब क्या, मतलब कि हम सर वॉल्यूम बढ़ाते चले जाएं उसका लैम्डा एम या लैम्डा इक्यू बढ़ते ही चला जाएगा? ऐसा तो नहीं, तो एक लिमिट तक कभी ना कभी तो बढ़ेगा। उसके बाद तो भाई ऐसा अगर होने लग जाए तो भाई वॉल्यूम बढ़ाते चले जाओ, कंडक्टेंस बढ़ाते चले जाओ। सर ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा नहीं हो सकता, कुछ सर्टेन लिमिट तक होगा सर। कब तक होगा? तो सर देखो, इस पर्टिकुलर एक जो ऑब्जर्वेशन हम देख रहे थे, इसमें अगर हमने देखा तो जो हमारा सॉल्यूशन था इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसका मोलर कंडक्टेंस 2000 ml वॉल्यूम तक पहुंचाने पे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कहां तक ले जाने पे बोलो, 2000 ml तक इसका लैम्डा एम इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज होते होते कहां पहुंच गया बोलो, 45 पे पहुंच गया। अब उसके बाद आप वॉल्यूम थोड़ा सा भी अगर बढ़ा रहे हो, देख लो, तो लैम्डा एम की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये जो 2000 ml है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे क्या कहलाएगा,
इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या कहलाएगा बोलो? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को हम बोलेंगे, इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए, कि वो इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड हो चुका है। इससे ज्यादा और डाइल्यूट करोगे लैम्डा एम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को बोला जाता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडीशन। और इस कंडीशन पे, इस इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली कंडीशन पे जो उसका लैम्डा एम है, इसी को बोला जाता है लैम्डा एम इंफिनिटी। आई होप कि ये आपको समझ में आया। इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लो बेटा, आप उसका वॉल्यूम बढ़ाओगे, नो डाउट उसका लैम्डा एम इंक्रीज होगा। ये मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। कप्पा गिरता है, नो डाउट, बट वॉल्यूम तेजी से बढ़ने के कारण लैम्डा एम इंक्रीज होता रहता है। इसका मतलब सर जितना वॉल्यूम बढ़ा दे उतना ही इंक्रीज हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, एक लिमिट तक होगा। देखो 2000 ml तक हुआ, 2000 ml के बाद इसका वॉल्यूम तुम कितना भी बढ़ा लो, अब ये 45 से ऊपर नहीं जा रहा है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन लेवल पे जो इलेक्ट्रोलाइट आप ले रखे थे उसके सॉल्यूशन का ये 2000 ml उसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडीशन है। और इसी वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं उसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इस पर्टिकुलर कंडीशन पे जो उसकी मोलर कंडक्टेंस मिली उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डन? तो समझ में आया कि लैम्डा एम क्या है? लैम्डा एम है उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में जो आपने ले रखा है, क्या बोलो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडीशन में मोलर कंडक्टेंस, बी क्या है, डीबी कांस्टेंट, सी क्या है, उसका कंसंट्रेशन। डन? आई होप कि ये वाला ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आया। तो डीबी, हकल और ऑनसैगर ने तीनों ने मिलकर के एक्चुअल में किसी भी बंदे के इनफाइनाइट डाइल्यूशन और उसके किसी भी कंसंट्रेशन के बीच मोलर कंडक्टेंस में क्या रिलेशन होगा वो उन्होंने कैलकुलेट किया या वो उन्होंने फाइंड किया और उसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया। क्या? उसी बंदे का किसी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस, उसी बंदे का इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टेंस के बीच रिलेशन बनाया। डन? तो वो मिला आपको रिलेशन ये। ओके सर, ये याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक ग्राफ पूछा जाता है कभी कभी, तो ये ग्राफ समझ लो। ये ग्राफ बनवाते हैं, बोलते हैं आप लैम्डा एम, ठीक है, सी और रूट सी के बीच ग्राफ बनाइए। ठीक है, तो सर ग्राफ बनाने तो हमको आता है, और जिसको अभी भी ग्राफ बनाने नहीं आता है बेटा, मेरा स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 1, 2 जा करके देख लो, और 3 भी देख लेना, 1, 2, 3। उसमें मैंने आपके जेई नीट के अंदर जो मोस्ट कॉमन ग्राफ हैं जो पूछे जाते हैं उनको मैंने बनाया है। कोई ग्राफ कैसे प्लॉट होता है वो मैंने सिखाया है। उस ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, कैसे आप फाइंड करोगे उसका स्लोप, कब, जब लीनियर कर्व हो तो कैसे स्लोप फाइंड करना है, जब कर्व हो, जब लीनियर ग्राफ हो तो कैसे फाइंड करना है स्लोप, जब कर्व दिया हो तो कैसे फाइंड करना है, कर्व कब बनता है, किस कंडीशन में कर्व को तुम पैराबोला बोलोगे, किस कंडीशन में तुम कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलोगे, यस और नो। ये सारी चीजें मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर वाली लेक्चर में 1, 2, 3 लेक्चर तक मैंने उसको पढ़ाया। आप जाके देखो, उस पे क्वेश्चंस भी हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, ध्यान से देखो सर, ये वाई एक्सिस में लिया हमने, बिल्कुल लिया हुआ है वाई एक्सिस में। ये हमने एक्स एक्सिस में लिया है, तो ये एक्स है, एक्स के सामने जो रहता है उसको हम एम बोलते हैं, और जो बचा वो है सी। सर ये वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉलो कर रहा है इक्वेशन को। तो यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है सर, m की प्लेस पे है -b, जो कि क्या है बोलो, स्लोप है, और स्लोप की वैल्यू सर नेगेटिव में आ रही है, यस और नो। और इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है लैम्डा m इंफिनिटी आ रही है, जो कि पॉजिटिव में है। हमने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ भी वहां पे बहुत अच्छे तरीके से प्लॉट करना सिखाया है, आप जाके बिल्कुल देखें। शुरू के 3 लेक्चर को कंटिन्यू देखो, आपको ग्राफ बनाना आ जाएगा। और ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल क्वेश्चन ग्राफ पे आ रहे हैं कंटिन्यू, तो थोड़ा ध्यान दीजिए उस पर, ठीक है। तो ठीक है, लैम्डा एम सी
वाई एक्सिस पे ले रखा है, हमको इंटरसेप्ट कट करना है कहाँ, पॉजिटिव वाई एक्सिस में। पॉजिटिव वाई एक्सिस में एक इंटरसेप्ट कट कर लो, बिल्कुल कट कर लिया सर। ये इक्वल टू सी है और सी की वैल्यू लैम्डा एम इन्फिनिटी है, मतलब ये लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू दी है। कोई दिक्कत? नो सर। यहां से एक पैरेलल लाइन खींच ली जाए ताकि अब हम ग्राफ जो स्टार्ट करेंगे अपना प्लॉट करना वो इसी पैरेलल लाइन से या तो ऊपर की ओर जाएगा या तो नीचे की ओर जाएगा, डिपेंड करेगा स्लोप पे। सर स्लोप हो गया नेगेटिव, मतलब हमारा ग्राफ आएगा नीचे की ओर, हमारा ग्राफ आएगा नीचे की तरफ। सर शुरू में डैश 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 काहे खींच दिए, बताते हैं काहे खींचे हैं, रुक जाओ, इंतजार करो, ठीक है। इंतजार ऐसा, ध्यान से समझो, ये ग्राफ आपको जो भी है, अगर मैं एंगल की बात करूं तो सर ये होगा थीटा एंगल। हमेशा एक्स एक्सिस से क्या करते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा फाइंड करते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू यहां पे देगा आपको m, जिसकी वैल्यू आपको मिलेगी -b के बराबर, हमको पता है, ठीक है। मतलब कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको डिवेई कांस्टेंट की वैल्यू देगा विद माइनस साइन। डन। तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। कल को ये ग्राफ आ गया, थीटा दे दिया है ना, बोले कि इसके बाद तुमको लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू दे दें, तुमको कंसंट्रेशन दे दें और ये ग्राफ दे दें और यहाँ पे वैल्यू ये छुपा लें, या फिर तुमको देखो तुमको ये इंटरसेप्ट दे दें, इक्वेशन में दे दिया, मतलब अंडरस्टूड है तुमको कि ये इंटरसेप्ट जो आएगा वो लैम्डा इन्फिनिटी दे रहा है, मतलब ये वैल्यू मिल चुकी। यहाँ थीटा दे दें, मतलब कि तुमको b की वैल्यू बता दिए हैं वो इनडायरेक्टली, और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बोल दें कि इस कंसंट्रेशन में बताओ कि उसका मोलर कंडक्टेंस क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब तुमको ग्राफ पता ही नहीं, पढ़ना ही नहीं आता भाई, ग्राफ तुम पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तुमको समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सा डेटा कब दिया हुआ है, कहां से हम डेटा निकालें, तो फिर दिक्कत है ना। ये स्लोप निकालोगे, tan थीटा लोगे तो तुमको क्या मिलेगा, डिवेई कांस्टेंट का माइनस साइन के साथ वैल्यू मिलेगा, ध्यान रखना। और ये जो इंटरसेप्ट दिया रहा होगा वो इंटरसेप्ट एक्चुअल में उस बंदे की मोलर कंडक्टेंस को बता रहा होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो किसी भी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे अब तुमसे क्या पूछा जा सकता है, लैम्डा एमसी पूछा जा सकता है। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्राफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। बहुत सिंपल होते हैं बट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके ठीक है सर, ये हमको समझ में आता है। सर क्या करें, सर क्या करें, क्या करें, क्या बता रहा है ये थोड़ा समझाओ तो। ओके आओ तो देखो, इधर जा रहे हो तो कंसंट्रेशन सर बढ़ रहा है, हम उधर नहीं जाएंगे, वापस आएंगे, हम उल्टा आ रहे हैं, 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 और इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन सर क्या हो गया है, सर इस पॉइंट पे तो कंसंट्रेशन 0 है। और जब कंसंट्रेशन लगभग लगभग 0 हो गया है, मतलब सर आपने इनफाइनाइटली डाइल्यूट करके रखा हुआ है आपके सॉल्यूशन को, मतलब आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन को रीच कर चुका है। अरे भाई किसी को एकदम से डाइल्यूटेड कर दोगे, इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दोगे, उसका कंसंट्रेशन कुछ बचेगा नहीं। डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डाइल्यूशन जितना ज्यादा करोगे कंसंट्रेशन उतना कम होगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिए, कंसंट्रेशन लगभग 0, तो लगभग 0, हालांकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कभी कि आप किसी कंसंट्रेशन का है ना 0 कर पाओ, बट मैं ये बोल रहा हूं कि कंसंट्रेशन जब लगभग लगभग मतलब यहां पे 0 हो जा रहा है, इस कंडीशन में तुम देखो उस सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस आ रहा है, मोलर कंडक्टेंस, वो लैम्डा एम इन्फिनिटी आ रहा है। यस और नो, हमने पढ़ा भी था कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन रीच कर जाएगा तो उस कंडीशन पे जो उसका मोलर कंडक्टेंस होगा उसको हम लोग लैम्डा एम इन्फिनिटी बोलेंगे। हो सकता है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसके लिए इसी कंसंट्रेशन में मिल जाए, वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर तुम श्योर होना चाहते हो तो यहां तक तो आओगे तो आराम से हो ही जाएगा। ओके सर ठीक है। तो अब जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू कम हो रही है, और इस ग्राफ को फॉलो करोगे तो लीनियरली कम हो जाती है। खत्म हो गया कहानी। सर ये ग्राफ किसके लिए है, तो ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। किसके लिए बोलो, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइटली डाइल्यूट करते हो तो ये वाला ग्राफ आपको मिलता है। लेकिन अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देता है। ये आप ध्यान रख लें। ये किसके लिए है बोलो, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का है। डन। उसका थोड़ा कर्व जैसा फॉलो होता है। कर्व क्यों फॉलो होता है सर, दिक्कत ये हो रही थी वीक इलेक्ट्रोलाइट में, दिक्कत नहीं हो रही थी उसमें। क्या हो रहा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूशन बढ़ाने से वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन भी बढ़ता था,
तो वहां वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, उससे आपका लैम्डा बढ़ रहा है, मोलर कंडक्टेंस बढ़ ही रहा है, साथ में आयंस बढ़ने से भी क्या होता था, आपका मोलर कंडक्टेंस बढ़ता था। तो वहां दो फैक्टर एक साथ वर्क करते थे, इसलिए उसका ग्राफ जो है कर्व जैसा मिलता है। इसकी इक्वेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये बस जनरल नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। ओके, आई होप कि ये ग्राफ आपको समझ में आया है और इस ग्राफ में जो जो चीजें हैं वो बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर है। अगर क्लियर है तो आओ आगे लिखो फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग डीबेई कांस्टेंट। डीबेई कांस्टेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो लिखो। फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द डीबेई कांस्टेंट। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का डीबेई कांस्टेंट अलग अलग होगा। यस और नो? डन। अरे डिपेंड करेगा ना, इलेक्ट्रोलाइट अगर चेंज कर दोगे तो डीबेई कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। सर दूसरा फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। सर ये सब कैसे लिख रहे हो? बेटा जब ये वाला डेरिवेशन किया जाता है ना, तो ये बहुत तगड़ा डेरिवेशन है, उसमें ये सारे डेटा आते हैं, ठीक है ना। ये उससे जो बी कांस्टेंट की वैल्यू आती है उस पर ये सारी चीजें मिलती हैं। तीसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आपको ये तीन चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो डीबेई कांस्टेंट है वो एक्चुअल में इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। मान लो सर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, कर दो, हमने सॉल्वेंट भी कांस्टेंट कर दिया, सेम टेम्परेचर पे या एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसी सॉल्वेंट के लिए हम किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम बी फाइंड करने जाएं तो भी आपको फिर कांस्टेंट मिलेगा। मतलब टेम्परेचर सेम कर दिया, सॉल्वेंट सेम कर दिया और इलेक्ट्रोलाइट सेम कर दिया, तो डीबेई कांस्टेंट तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, सेम आ जाएगा ना, वही हो जाएगा ना, तो चेंज नहीं होगा। वेरी गुड, चलो ठीक है। तो यहां तक आकर के ये चीज खत्म हो जाती है, डीबेई, हकल एंड ऑन-सैगर इक्वेशन। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो मैं न्यूमेरिकल्स तुमको थोड़ी देर से कराता हूं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और पढ़ेंगे, ठीक है सर। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये ग्राफ को थोड़ा ध्यान से समझना, और मैं अभी भी कह रहा हूं जिसको ग्राफ प्लॉट नहीं करने आता है प्लीज स्टेट्स ऑफ मैटर वाले प्लेलिस्ट पे जाना, स्टेट्स ऑफ मैटर को सेलेक्ट करना। स्टेट्स ऑफ मैटर में शुरू के 3-4 लेक्चर आप जाके देखो, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में ग्राफ प्लॉट करना सिखाया है। प्लीज नीट वालों तुम्हारे लिए खासकर मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जेई वालों के तो ऑलरेडी मैथ्स में ग्राफ आ जाते हैं, है ना, तो उनको समझ में आ जाता है, उनके लिए उतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन नीट वालों अगर आपको ग्राफ प्लॉट करने नहीं आता है तो प्लीज स्टेट्स ऑफ मैटर पे जाएं और आप ग्राफ को पढ़ें, क्योंकि ये पूरी केमिस्ट्री में जितने भी ग्राफ हैं सारे चीज वहां से आपको मिल जाएंगे, आइडिया लग जाएगा। ओके चलो अब एक हेडिंग बनाओ, कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो लिखो, ये भी हटा देते हैं, लिखो कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। ठीक है बच्चा पार्टी, तो अब हमारा नया टॉपिक है, ध्यान से देखो क्या है, कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। सर ये क्या होता है? ये क्या होता है? तो ध्यान से सुनो। कोलरास ने 2 रूल दिए। काहे के रूल? कि आयन, या ऐसा बोल सकते हो, मुद्दे पे आते हैं, छोड़ो। कोलरास ने क्या किया, 2 नियम बनाए, 2 रूल दिए, और उन रूल की हेल्प से तुम या मैं या कोई भी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का किसी भी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आसानी से क्या निकाल सकता है, उसका मोलर कंडक्टेंस या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसके लिए कोलरास जी ने भयंकर मेहनत किया, और उनका जो रूल है बेटा, वो रूल 2 जगह दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे वर्क करता है। तो लिखो दिस रूल, पहले लिख लो कि दिस रूल इज वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग
strong as well as weak electrolyte lytic solution। सर स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों तरीके के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे ये रूल क्या होता है बोलो, फॉलो होता है। अब इन्होंने क्या बोला ध्यान से समझना। पहला रूल लिख लो, रूल फर्स्ट। इनका फर्स्ट रूल ये बोलता है, ध्यान से समझना। पहले इनका एक बार विजुलाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा। कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन मतलब कि, ध्यान से समझना, मान लो आप अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक पहुंचा दिए हो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को, डन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक पहुंचा दिया आपने, बिल्कुल, हाँ सर, मैंने किसी एक सॉल्यूशन के लिए उसको इतना डाइल्यूट किया कि अब उसका मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है। तो मतलब सर हमने रीच कर लिया है इनफाइनाइट डाइल्यूशन को। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ गया है मतलब कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो चुका है और आयन थोड़े कम हो गए उसके कंपैरिजन में, इन कंपेयर टू वॉल्यूम। यस और नो? बिल्कुल सर। और अगर आयन कम है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो एक आयन यहां, दूसरा 10 किलोमीटर दूर, तीसरा 15 किलोमीटर दूर, मतलब आयन बहुत दूर दूर होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बहुत दूर दूर होंगे। यस और नो? और जब पॉजिटिव नेगेटिव आयन बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे तो क्या एक दूसरे पे कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स अप्लाई कर पा रहे होंगे? और अगर कर पा रहे होंगे तो वेरी 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 नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इट मींस कि अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडीशन में पॉजिटिव आयन का मूवमेंट और नेगेटिव आयन का मूवमेंट एक दूसरे से क्या हो रखा है, इंडिपेंडेंट हो रखा है। अब पॉजिटिव अगर मूव करेगा तो नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करके रोकेगा नहीं। सर अब दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि पॉजिटिव आयन का जो मोशन है वो अब नेगेटिव आयन से बिल्कुल अफेक्ट नहीं होगा। सिमिलरली नेगेटिव आयन का जो मोशन है उसको बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा। कौन? पॉजिटिव आयन। मतलब इन दोनों का मूवमेंट, मोबिलिटी एक दूसरे के अट्रैक्शन फोर्स से बिल्कुल फ्री हो रखा है। इस कंडीशन में कोलरास जी ये बोलते हैं कि कोलरास जी बोलते हैं अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना चाहते हो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप बस क्या करो, आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल लो आपके पॉजिटिव आयन का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, प्लस आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल लो नेगेटिव आयन का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और दोनों को चुपचाप ऐड कर दो। आपको क्या मिल जाएगा? आपको उस इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड हो जाएगा। मतलब किसी भी बंदे का अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना चाहते हो तो करना क्या है सर कुछ नहीं करना है, बस उसके पॉजिटिव आयन का इनफाइनाइट डाइल्यूशन में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लेना है और नेगेटिव आयन के उसके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन के साथ ऐड कर देना है। इस कंडीशन में आपको क्या मिल जाएगा? उस बंदे का लैम्डा EQ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहां पे ध्यान से देख लो, लैम्डा EQ एट इनफाइनाइट, पॉजिटिव आयन का मतलब है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ पॉजिटिव आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये और नो? और यहां पे लैम्डा EQ एट इनफाइनाइट, नेगेटिव आयन का मतलब हुआ सर कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ नेगेटिव आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यस और नो? बोलो। और ये क्या हुआ? ये उस इलेक्ट्रोलाइट का हुआ, तो ये लिखो इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ, किसका बोलो, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब ये कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन when dissociation is completed, then if you want to find the value of lambda eq at infinite dilution of an electrolyte, then it will be equal to the sum of lambda eq of positive ion at infinite dilution plus lambda eq of negative ion at infinite dilution। खत्म। यही था पहला वाला रूल। ओहो, तो लिख लें क्या? तो ये अगर लिख लिया हो तो हम उनका लॉ लिख लेते हैं। ध्यान से देखो, इधर देखना और कहीं नहीं, ध्यान भटक जाता है। तो तैयार हो? बोलो। ओके सर। न दाएं न बाएं न ऊपर न नीचे, कहां देखना है? बोर्ड पे। समझ में आया क्या? बोलो। चलो तो लिखो, नियम क्रमांक 1, रूल 1, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन when dissociation of इलेक्ट्रोलाइट, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पहले ही 100% डिसोसिएट हो रखा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। ओके, लेकिन अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। तो कोई बात नहीं सर, इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दोगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी तो लगभग 100% डिसोसिएट हो चुका होगा। हाँ बिल्कुल। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 100% अप्रॉक्स 100% completed, then the equivalent conductance of electrolytic solution will be the sum of equivalent conductance of positive ion and negative ion at infinite dilution. Then the sum of equivalent conductance of positive ion and negative ion at infinite dilution and at infinite dilution the mobility of ions does not depend on the attraction force between the ions, क्योंकि उस कंडीशन पे अट्रैक्शन फोर्स लगभग 0 हो चुका होता है। because at
एक सेकेंड, because at that condition the attraction force between the ions is approx 0, और अगर लगभग 0 हो चुका है तो एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। इसीलिए फिर उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि लैम्डा एम इंफिनिटी, इसको हटा रहा हूं अब, ये ध्यान से सुन लो, यही उनका रूल था। अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला कि अगर ऐसी सिचुएशन हो गई है तो आपके लिए बहुत आसान है क्या करना सर, लैम्डा इक्यू निकालना, किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। कब, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। बोले कैसे, तो वो ऐसे कि लैम्डा इक्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू लैम्डा इक्यू ऑफ पॉजिटिव आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस लैम्डा इक्यू ऑफ नेगेटिव आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ में आया? आप सीधे इसको ऐड कर दीजिए और आपको वैल्यू मिल जाएगी। डन, ठीक है सर। ये तो बात हो गई लैम्डा इक्यू की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सर क्या लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालेंगे तो ऐसा ही होगा? नहीं बेटवा, लैम्डा एम अगर निकालने जाओगे तो आपको ध्यान से समझना, अगर लैम्डा एम आप फाइंड करने जाते हो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो करना क्या है, तो आपको पॉजिटिव आयन के जितने भी बोल सकते हो जितने पॉजिटिव आयन्स फॉर्म हुए हैं उनसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे जैसे ऐसा समझो, मान लो अब आप लिख रहे हो लैम्डा एम किसी भी बंदे का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो वो होगा लैम्डा एम ऑफ दैट पॉजिटिव आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इनटू उसके सामने मल्टीप्लाई होगा x से प्लस लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ नेगेटिव आयन और उसके सामने मल्टीप्लाई होगा बेटा y से। सर ये x और y क्या है, बाकी सारी चीजें समझ में आती है? हाँ सर, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस है, ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ पॉजिटिव आयन, ये मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ नेगेटिव आयन। सर x और y क्या है, तो बेटा x और y है नंबर ऑफ आयंस। क्या है? x है नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, आपके सॉल्यूशन में कितने दे रहा है वो इलेक्ट्रोलाइट, और y है नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस। डन, तो आपको उससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो इसका रूल क्या था, तो इन्होंने फिर दूसरा स्टेटमेंट और दिया, ध्यान से समझो। कोलराज जी ने फिर आपको बोला, ध्यान से देखो क्या बोला, इधर लिख देता हूं, x क्या है नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, y क्या है नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस। डन, ठीक है। कोलराज जी ने अपना दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा हूं, कोलराज जी ने लैम्डा इक्यू निकालने के लिए बता दिया, जब वो बोले कि अगर आप लैम्डा एम फाइंड करना चाहते हो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, देन तो देखो द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन electrolytic solution will be the sum of ध्यान समझना, will be the sum of
द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, या बोल सकते हो विल बी द सम ऑफ लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ पॉजिटिव आयन मोलर कंडक्टेंस of positive ion with multiplied by number of positive ions and molar conductance of negative ion with multiplied by number of negative ions. डन. तो ये है आपका पूरा का पूरा क्या, कोलरास रूल, जिसमें अभी हम पहला रूल पढ़े हैं. अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं देखे हैं. वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी एक तरीका है, देखेंगे. हाँ, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूले हैं वीक, एक और तरीका है, मतलब उनका दूसरा रूल भी है कि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से भी निकाल सकते हो. वो बात की बात है, उसको छोड़ो. पहले ये देख लो, ये जो दो फॉर्मूले आपको लिखाए गए, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एक बार मैं वापस से इनको लिखता हूं, इनको ध्यान से देखो. क्वेश्चन आपके इन्हीं से सॉल्व होने हैं. डन. तो इसको बहुत अच्छे से समझो, बहुत ध्यान से समझो और इसको बहुत ध्यान से सॉल्व भी करो. पहला है लैम्डा EQ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू लैम्डा EQ of positive ion at infinite dilution plus lambda EQ of negative ion at infinite dilution. Done. और lambda m at infinite dilution x into lambda m at infinite dilution of positive ion plus y into lambda m at infinite dilution of negative ion. Done. I hope कि ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आए हैं. दोनों सिंपल हैं, दोनों को ध्यान से समझिए क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल हम अभी सॉल्व करेंगे. डन. ठीक है सर. चलो आओ तो थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल से थोड़ा लिखना स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको लिखेंगे. डन. तो चलो देखते हैं. मान लो एक एग्जांपल ले लो, BaCl2 ले लिया. BaCl2 आपने ले लिया. BaCl2 को आपने आयनाइज किया तो आयन किस में आयनाइज होगा सर? Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl माइनस बनाएगा. यस और नो. और जिसको अभी भी ये आयंस नहीं पता है किस पे क्या चार्ज है, किस पे कैसा चार्ज आता है, कैसे पता करते हैं कि आपने सर Ba2 पॉजिटिव तोड़ दिया, 2Cl माइनस आयन तोड़ दिया. तो अगर आपको आयंस नहीं आते हैं तो आप प्लीज़ आप जाएं, मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है आयंस के लिए, वो 9th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको मिलेगा. आप ओपन करोगे उसमें 3rd वाला वीडियो है जो है वो यही डला हुआ है. डन. कैसे आप आयंस फॉर्म करें, कैसे आप Al2SO4 का होल थ्राइस अगर आप बनाना चाहते हो तो कैसे फॉर्म होगा, वो सब उस वीडियो पे डला हुआ है. आप देख लें और उसको समझ लें. डन. चलो इस इक्वेशन के लिए मैं लिखना चाहता हूं, क्या लिखना चाहता हूं सर? मुझे लिखना है इसके लिए लैम्डा EQ. मान लो इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक इसको डाइल्यूट कर दिए हो तो लैम्डा EQ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या लिखोगे? ऑफ BaCl2. तो सर BaCl2 का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा EQ होगा सर लैम्डा EQ ऑफ Ba2 पॉजिटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस लैम्डा EQ ऑफ Cl माइनस आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. क्या सर इस पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ? यहाँ नहीं. जब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के फॉर्म में लिख रहे होते हो तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता है, ध्यान रखना. ठीक है सर, ध्यान रखेंगे. लेकिन अगर यहीं पे बोलूं कि लैम्डा m
इन्फिनिटी ऑफ BaCl2 लिखो तो क्या लिखोगे बेटा? तो हम सर लिखेंगे लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ba2 पॉजिटिव इनटू उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सर कितना है सर? 1 है। यस और नो? तो कोई दिक्कत नहीं है सर। प्लस इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl-n, ये आ गया मोलर कंडक्टेंस। तो ऊपर वाले इक्वेशन से आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालते हो और नीचे वाले से आप मोलर कंडक्टेंस निकालते हो। और तो और सर हमको मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रिलेशन भी पता है, हम चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यस और नो? बोलो। बिल्कुल सर कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है मान लो अब तुमको लिखने को आ जाए, ध्यान से देखो, ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। मान लो Al2SO4 का होल थ्राइस दिया हुआ है, Al2SO4 का होल थ्राइस, आयनाइज करो इसको सर। 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। ओके ठीक है सर, ठीक है। इसके लिए लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करोगे? तो सर कुछ नहीं, इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू इसी का लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका? Al3 पॉजिटिव का प्लस 3 इंटू लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ SO4 2 माइनस। यस और नो? सर ये निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। यस और नो? बोलो। बिल्कुल सर। लेकिन अगर मैं लैम्डा EQ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Al2SO4 का होल थ्राइस निकालना चाहूं तो क्या होगा सर? सर लैम्डा EQ ऑफ Al3 पॉजिटिव आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस लैम्डा EQ ऑफ SO4 2 माइनस आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सर यहाँ स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखना। डन। सर हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं? हमको पता है कि लैम्डा EQ होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मेलिटी। हमको पता है कप्पा इंटू 1000, और नॉर्मेलिटी को हम लिख सकते हैं क्या? मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, और इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा m, मतलब लैम्डा EQ इक्वल टू लैम्डा m डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ से सर लैम्डा m लिखा जा सकता है वैलेंसी फैक्टर इनटू लैम्डा EQ। यस और नो? बोलो। बिल्कुल सर, ये हम जानते हैं, पहले से हमने पढ़ा है, प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ रखा है। वी नो। ठीक है सर, ये हम जानते हैं। बाई चांस अगर एग्जामिनर आपको घुमाना चाहे तो कैसे घुमा सकता है, जरा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से। इस वाली इक्वेशन को देखो बहुत प्यार से, ठीक है? नीचे वाला को मैं हटा दे रहा हूं। आपको एग्जामिनर घुमाना चाहे तो कहाँ घुमा सकता है, तो आप प्रिपेयर रहें। ऐसा ना सोचिए सर ने तो ऐसा पढ़ाया ही नहीं है, अरे सर ने सब पढ़ा दिया दुष्टों। देखो, अगर कोई बोले कि बेटा लैम्डा EQ, ध्यान समझना, लैम्डा EQ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखो इसका Al2SO4 का होल थ्राइस, और आपको ध्यान समझना, और आपको क्वेश्चन में, अच्छा पहले इसका लिखोगे क्या जो हमने लिख रखा था सर? इसके लिए लिखेंगे लैम्डा EQ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Al3 पॉजिटिव, यस और नो, प्लस लैम्डा EQ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ SO4 2 नेगेटिव, यही लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया ही नहीं है, तो ये नहीं दिया है तो ध्यान से देखो, अगर मैं लैम्डा EQ लिखना चाहूं तो मैं लैम्डा EQ लिख सकता हूं लैम्डा m डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। यस और नो? बस तो यही करना था बालकों। अगर आपको लैम्डा EQ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Al3 पॉजिटिव नहीं पता है तो लैम्डा m और ऑफ Al3 पॉजिटिव
एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पता है तो उसमें डिवाइड कर दो उसके वैलेंसी फैक्टर का। एल्यूमिनियम का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा सर, जो चार्ज है वो उसका वैलेंसी फैक्टर है। SO4 2- का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा सर, SO4 2- का वैलेंसी फैक्टर होगा उसका जो चार्ज है वो, मतलब सर यहाँ डिवाइड होगा 3 से बिल्कुल। और यहाँ अगर लिखना चाहोगे तो लैम्डा m इंफिनिटी SO4 2- आयन डिवाइड बाई 2। समझ में आया? मतलब कि इसको एक दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हो क्योंकि हमको ये पहले से पता है, ये हम जानते हैं। यस और नो? तो एक काम करते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा एक न्यूमेरिकल से इसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारे रूल्स और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा कोलरास के लॉ पे, जो कि घुमा फिरा करके हर एक से दूसरे साल के अंतर में ये लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बहुत ध्यान से इसको समझो। डन? ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो जाए, बिल्कुल सर एक क्वेश्चन हो जाए, मजा आया, एकदम माहौल बन जाए। तो देखो क्वेश्चन ये है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द वैल्यू ऑफ, कौन सा कंडक्टेंस दिया हुआ है, एक सेकेंड, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो लिखो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ H+ आयन एंड SO4 2- आयन is 350 and 80 ions are 350 and 80 यूनिट क्या दी है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। डन? बोलता है देन फाइंड the value of lambda m infinity of H2SO4 and lambda eq infinity of H2SO4। डन? ठीक है, तो हमको पता है, हमको गिवन क्या है, हमको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ही तो दिया हुआ है। ओके सर, अगर हमको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है तो हमको पता है अगर मैं इसके लिए लैम्डा EQ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखने जाऊं किसका, H2SO4 का सर, तो हमको पता है साफ साफ लैम्डा EQ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H+ आयन, पॉजिटिव आयन, प्लस लैम्डा EQ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ SO4 2- आयन। हमको इससे फर्क नहीं पड़ता सर कि इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, यस और नो? अगर हम ध्यान से देखें तो H2SO4 टूटता कैसे है, H2SO4 टूटेगा तो बनाएगा 2H+ आयन प्लस SO4 2- आयन। बट जब हम लैम्डा EQ लिख रहे होते हैं तो इन कोएफिशिएंट से हमको मतलब नहीं होता है, सीधे सीधे लिख दिया जाता है। डन? वैल्यू पुट करो, लैम्डा EQ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन H+ आयन कितना दिया हुआ है सर, H+ आयन का दिया हुआ है 350, तो यहाँ 350 डाल दो, प्लस इसका दिया हुआ है 80, दोनों को ऐड कर दो बेटा, कितना आएगा, 8 5 13 सर 430, कितना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर EQ इनवर्स। यस और नो? तो ये तो सिंपल था सर। लेकिन जब अब दो तरीके हैं हमारे पास, अगर मेरे को लैम्डा EQ मिल गया है तो चाहूं तो मैं सीधे सीधे, मुझे पता है, क्या पता है, एक रिलेशन जो हमने निकाला था, क्या निकाला था, साइड में यहाँ पे बोलो क्या बना था रिलेशन, लैम्डा EQ, या याद करो हाँ ठीक है, लैम्डा EQ इक्वल टू लैम्डा m डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर बना था। हाँ सर बना था। अगर लैम्डा m निकालना है तो क्या करना पड़ेगा सर, वैलेंसी फैक्टर से लैम्डा EQ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इनफाइनाइट का है, ये इनफाइनाइट का है, तो लैम्डा m इनफाइनाइट इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू लैम्डा EQ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या तुमको डेटा दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। जरा ध्यान से देखो, H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा सर, H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर या तो टोटल का पॉजिटिव आयन का मॉडुलस वैल्यू या टोटल के नेगेटिव आयन का मॉडुलस वैल्यू। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2SO4 होगा सर 2, मॉडुलस वैल्यू ऑफ 2,
और मॉडुलस वैल्यू ऑफ -2 मतलब कि सर 2 होगा। ठीक है सर, 2 इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना आया था सर 430, मल्टीप्लाई करा दो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा कितना 860। यस और नो? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। डन। आई होप कि ये आपको समझ में आया। सर दूसरा तरीका भी है निकालने का। आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप नॉर्मल वाला फॉर्मूला यूज करो। ध्यान से देखो, अगर मोलर कंडक्टेंस फाइंड करना है आपको, ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस अगर फाइंड करना है लैम्डा m इंफिनिटी आपको फाइंड करना है H2SO4 का, तो हमको पता है ये होता है कितना सर, ये होता है इसका कोफिशिएंट 2 इंटू लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ H प्लस आयन प्लस इसका कोफिशिएंट 1 इंटू लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ SO4 2 माइनस आयन। यस और नो? हाँ बिल्कुल होता है सर। लेकिन क्वेश्चन पेपर में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो दी नहीं है। वैल्यू क्या थी गिवन थी? क्वेश्चन पेपर में वैल्यू गिवन है लैम्डा EQ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू 350। ठीक है, कितना यूनिट है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर EQ इनवर्स। और लैम्डा EQ ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन SO4 2 माइनस आयन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सर? 80 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर EQ इनवर्स। डन। ठीक है, तो वैल्यू रखो, 2 की जगह 2 रहने दो। इसकी वैल्यू कैसे निकालें सर? तो हमको पता है मोलर कंडक्टेंस और इसके बीच रिलेशन सर लैम्डा EQ इक्वल टू होता है लैम्डा m डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। अगर किसी का लैम्डा m निकालना चाहते हो वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हमको ये दिया हुआ है, इसमें इसके वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए सर। वैलेंसी फैक्टर कितना दिया हुआ है H प्लस आयन का? H प्लस आयन आयंस का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं? आयन पे जो चार्ज है वही उसका वैलेंसी फैक्टर है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर अगर देखोगे तो 1 आएगा, इसका वैलेंसी फैक्टर अगर देखोगे तो सर 2 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करें सर, हमको लैम्डा m चाहिए था, वैलेंसी फैक्टर इंटू इसका इक्विवेलेंट वैल्यू, तो 1 इंटू या एक बार लिख देता हूं सर, इसको मैं लिख सकता हूं वैलेंसी फैक्टर इंटू लैम्डा EQ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस आयन प्लस 1 का 1 यहाँ इंटू इसको लिख सकता हूँ इसका वैलेंसी फैक्टर इंटू क्या कर सकते हैं सर, इंटू लैम्डा EQ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ व्हाट, ऑफ SO4 2 माइनस आयन। ठीक है, वैल्यू रखो 2 इंटू वैलेंसी फैक्टर 1 इंटू लैम्डा EQ ऑफ H प्लस आयन कितना है, लैम्डा EQ ऑफ H प्लस आयन कितना है, लैम्डा EQ ऑफ H प्लस आयन कितना सर 350 है, प्लस 1 इंटू वैलेंसी फैक्टर SO4 2 माइनस आयन सर 2 है, इंटू इसकी वैल्यू कितनी है सर, इसकी वैल्यू सर 80। मल्टीप्लाई करके देख लो सर कितना आएगा, 0 5 दूनी 10 3 दूनी 6 1 7। यस और नो? बोलो। प्लस 8 दूनी 16। यस और नो? ऐड करो सर कितना आया सर 7 1 8 6 0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मतलब सर, मतलब बेटा जी आपके पास हजारों तरीके हैं उसी चीज को सॉल्व करने के, जिससे मन करे उससे सॉल्व करना, बट हाँ कॉन्सेप्ट सही लगाना यार। कॉन्सेप्ट सही लगाओगे सीधे आंसर आएगा। समझ में आया क्या? तो कॉन्सेप्ट सही अप्लाई करना, डायरेक्ट आप आंसर को रीच कर जाओगे। डोंट वरी। तो करना क्या है, करना ये है कि अभी जितना भी देखे हो इस वीडियो में प्लीज उसको अच्छे से रिवाइज करके आना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो इस पे आने वाला है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और हम पूरा कोलरास रूल जो है खत्म कर लेंगे, देन हम लोग सेल के अंदर एंटर करने वाले हैं। तो प्लीज इसको बहुत अच्छे तरीके से, काफी डेप्थ में, डिटेल में इसको अच्छे से स्टडी करके आओगे। आई होप कि सारी चीजें समझ में आई हैं तो प्लीज कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और ध्यान रखें। ओके, बाय बाय। चलो।